क्या गारंटी है कि आप बिहार से काट के इन 20 जिलों को का पैकेज जो है मिथिला बना देंगे तो मिथिला का विकास हो जाए। मैथिली की एक अपनी पहचान है। मैथिल और मिथिला किसी के लिए मोहताज नहीं है किसी की पहचान की, उनकी अपनी एक अलग पहचान है। एकमात्र भाषा है जो 8वीं अनुसूची से 9वीं अनुसूची तक आई, वो मैथिली है। उनका अपना स्क्रिप्ट है। मैं तो भाई मैं मगही आदमी हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि हाँ जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आर्टिकल 2 और 3 को हम संविधान से देखो, ये लीगल मांग है। समस्या बस इस बात से है कि वो कि हम हिकारत की नजर से बाकी बिहार को देखना कि इनसे अलग करो भाई। हाँ मतलब अछूत टाइप का। हाँ, घमंड क्यों नहीं होगा, है हमारे पास। सबसे गरीब जो है क्षेत्र आता है शिवहर और सबसे अमीर आता है पटना। क्यों आता है? मिथिला में क्यों नहीं आ रहा है वो विकास? हीन भावना तो यही उत्पन्न हो रही है मिथिला मैथिली के लिए। पूछिए इनसे भाई आप लोग मतलब हम लोग मखाने खा जा रहे हैं। मैं क्लैरिफाई करता हूँ, झारखंड विकास कर गया, कितना विकसित हो गया? कोई आज चीन ही नहीं रहा है ना। 2000 में सन उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड बना। आज छत्तीसगढ़ को देख लीजिए और उत्तराखंड को देख लीजिए, डेवलप है कि नहीं? कहीं कुछ चीजें अपवाद है। कंटिन्यू रखें क्योंकि मगध वाले सपोर्ट में है। तो मिथिला वाली एक बार ये बता दें कि बने कि ना बने। ये लास्ट में पूछ लीजिए, हम चाहते हैं कि बने। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ था तब भारत में मात्र 17 स्टेट्स थे और 550 से भी ज़्यादा रियासतें थी, छोटी छोटी। काफ़ी प्रयासों के बाद, आप जानते हैं उन प्रयासों के पीछे कौन था, भारत को यूनाइट किया गया। लेकिन उसके बाद स्टेट्स के भीतर से मांग उठने लगी कि आप हमें इस बेस पे अलग कर दीजिए, इस बेस पे अलग कर दीजिए, हमारी भाषा अलग है, हमारा कल्चर अलग है। और इस मांग का कोई अंत आज तक नहीं हुआ है। अभी रिसेंट में तेलंगाना बना है 2014 में, लेकिन उसकी भी मांग काफ़ी पहले से हो रही थी। ऐसा ही एक क्षेत्र है जो बिहार में है, मिथिला जिसको हम कहते हैं। आज हम चौबारे पे मिथिला राज्य के डिमांड के बारे में बात करेंगे कि आखिर मिथिला राज्य होना क्यों चाहिए और इसकी मांग क्यों उठ रही है। क्या एक राज्य की मांग लीगल है, जायज़ है, और संविधान में इसके बारे में क्या लिखा है, क्या नियम कायदे हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम रब्बानी के पास जाते हैं। रब्बानी, एक राज्य आखिर बनता कैसे है? देखिए, स्टेटहुड की मांग लीगल है। संविधान का अनुच्छेद 2 और 3 इस बात को बताता है। आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट टू एडमिट न्यू स्टेट इनटू द यूनियन। आर्टिकल 3 इसमें कहता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 3 empowers the parliament to create new states by separating territory from existing states। यानी आर्टिकल 2 और 3 को हम संविधान से देखें तो ये लीगल मांग है और इसका इतिहास रहा है। अगर हम इतिहास के पर्सपेक्टिव से बात करना शुरू करें तो साल 1953 की बात है, ठीक है। यहाँ से नए स्टेट्स की मांग उठनी शुरू हुई थी। तो 1953 में हुआ क्या था? तो 1953 में हुआ ये था कि मद्रास जो प्रेसिडेंसी था, जिसको पहले मद्रास स्टेट बोलते थे, तो मद्रास में जो वहां पर तेलुगु स्पीकिंग लोग थे, मतलब एक रीजन था जहाँ पे तेलुगु लोग बोलते थे। तो 1953 में ये बात उठी, तेलुगु के जो बोलने वाले थे उन्होंने कहा कि हम अलग स्टेट की हम मांग करते हैं, हमारा कल्चर भी अलग है, हमारा ट्रेडिशन अलग है, हमारी बोली अलग है। तो 1953 में पहला स्टेट बना आंध्र प्रदेश। पहला नया स्टेट, हाँ, पहला स्टेट बना आंध्र प्रदेश 1953 की बात। इसी तरह से धीरे धीरे और भी स्टेट से मांगे उठने लगी। 1956 की बात है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, ठीक है। इससे ये हुआ था कि जिसके तहत भाषा और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर राज्यों की सीमा को निर्धारित की गई, है ना। इसमें अलग अलग स्टेट्स कई बने। अब बढ़ते हैं 1960 की तरफ। 1960 में क्या हुआ था? तो 1960 में बम्बई और पहले के राज्य हुआ करता था बम्बई, वहां पे गुजरात और जो आज का गुजरात है और महाराष्ट्र दोनों एक हुआ करता था। तो दोनों के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, भाषा के आधार पे, ट्रेडिशन के आधार पे, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ता चला गया। तो हुआ यूं कि 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग स्टेट्स बन गए। इसी तरह से 1966 में अगर हम देखें तो पंजाब में कॉन्फ्लिक्ट्स काफी बढ़ने लगे। पंजाबी बोलने वाले बोलते थे कि हमारे लिए अलग स्टेट होना चाहिए, है ना। हिंदी बोलने वाले बोलते थे हमारे लिए अलग स्टेट होना चाहिए। तो वहां से बातें शुरू हुई और 1966 में पंजाब हरियाणा मतलब सेपरेट हो गया। हाँ, ठीक है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश का भी जन्म हुआ, 1971 की बात है ना। इसी तरह से अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 1972 में मेघालय बना, मणिपुर बना। इसी तरह से चीजें बढ़ती है। बात अब हम 21वीं सदी की कर लेते हैं।
तो 2000 साल 2000 में अगर हम देखें तो 3 नए राज्य बने। पहला राज्य था उत्तराखंड, दूसरा राज्य था छत्तीसगढ़ और तीसरा झारखंड। ये भी अलग-अलग वजह से कारण से स्टेट्स की ये मांग कर रहे थे। जैसे उत्तराखंड की हम अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। तो उत्तर प्रदेश के यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में ये लोग थे और अपनी संस्कृति और ज्योग्राफिकल इनके सामने जो चैलेंजेस आ रहे थे, इसको लेकर इन्होंने डिमांड की और इन्हें इनके डिमांड को फुलफिल किया गया। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ भी नया स्टेट बना, जहाँ जो मध्य प्रदेश का पहले पार्ट हुआ करता था। यहाँ पर आदिवासी बहुल क्षेत्रों का कि आर्थिक और सामाजिक ये लोग पिछड़ेपन का सामना कर रहे थे। तो इन्होंने मांग की और ये मांग फुलफिल हुई। इसी तरह से झारखंड की अगर हम बात करें तो ये बिहार का पहले पार्ट हुआ करता था और यहाँ पर आदिवासी बहुल काफी क्षेत्र हैं, कई लोग हैं। और झारखंड के साथ एक बात ये थी और बहुत ये चीजें अक्सर बात होती हैं कि वहाँ पर संसाधन काफी है ना, खनिज संसाधनों का भंडार है वहाँ पर। तो झारखंड के लोगों को लग रहा था कि इससे हमारा कोई फायदा ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो काफी मांगे बढ़ी और फिर आखिर में नया स्टेट झारखंड भी बन गया। इसी तरह से 2014 में तेलंगाना नया स्टेट बना। तो ये पूरा का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि इंडिया में किस तरह से भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर, ट्रेडिशन के आधार पर नए स्टेट की मांग उठी और फुलफिलमेंट होती रही। तो इसका एक लीगल पर्सपेक्टिव में, जैसे मैंने कहा, आर्टिकल 2 और 3 ये चीजें कहती है कि नया स्टेट बन सकता है। कितना समय लग जाता है एक स्टेट की मांग में और उसको एक स्टेट बनाने में? काफी एक लंबा प्रोसेस है कि एक स्टेट एक लंबी मांग चलती है। जैसे हमने देखा कि पंजाब का हम लोग अगर केस देख लें तो पंजाब बना तो 1956 के आसपास आई थिंक, है ना। तो लेकिन इस मांग तो बहुत पहले से चलती आ रही थी। तो एक लंबा एक लीगल प्रोसीजर भी है और साथ साथ लोगों की डिमांड्स भी धीरे धीरे होती रहती हैं। कई जगहों पर प्रोटेस्ट होते हैं, तब जाकर मांगे फुलफिलमेंट होती है। जी, हमारे साथ खुशबू हैं जो मिथिला से आती हैं, तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मिथिला राज्य की डिमांड कब से हो रही है और इसके पीछे क्या कुछ कारण रहे हैं, क्या कारण है? ठीक है। आप लोग अलग क्यों होना चाहते हैं बिहार से? इसकी डिमांड जहाँ तक मुझे पता है साल 1902 में भाषा के आधार पे एक मैप तैयार किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि मैथिली भाषी लोग कितने हैं, मैथिली कितनी बोली जाती है। उसके बाद जो है सो मैथिली को लेके एक अलग परसेप्शन तैयार हुआ साल 1902 से ही, ठीक है। 1902 के बाद जो है 1912 में, जब 22 मार्च 1912 को बिहार स्थापना दिवस जो मनाई जाती है, तब ये हुआ कि मैथिली की मांग, जो मिथिला राज्य की जो मांग थी, उस सबको नज़रअंदाज करते हुए एक बिहार में उड़ीसा, झारखंड सबको शामिल किया गया 1912 में। और उसके बाद से जो ये मांग है ना, और मुखर होके उठ गई कि हमें बिहार में नहीं जाना, हमें एक अलग राज्य चाहिए, वो भी मिथिला राज्य। हमें अपनी राज्य की स्थापना करनी है, क्योंकि उससे पहले, हाँ, ब्रिटिश के टाइम से, क्योंकि जो हमारे दरभंगा महाराज थे, उनकी एक अपनी अलग आइडियोलॉजी थी, उनकी अपनी एक अलग पहचान थी। और बात वहीं से उठती थी कि हमें मिथिला राज्य, या हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उस टाइम की मैं बात बता रही हूँ, उन सबको देखते हुए हमें मिथिला राज्य, हमें एक अलग राज्य चाहिए, ये मांग उठती रहती थी। लेकिन जब 1912 में बिहार की स्थापना हुई और बिहार और मिथिला राज्य, हाँ, जब बिहार को, मिथिला को इसलिए अलग नहीं किया गया क्योंकि उड़ीसा था, झारखंड था, और इन लोगों को टूटने का एक डर था। हालांकि बाद में ये सब राज्य स्टेट अलग अलग हो चुके थे। 1921 में फिर से इसकी मांग उठी थी दरभंगा महाराज की ओर से कि हमें जो है सो एक अलग राज्य चाहिए ही चाहिए, लेकिन उस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। 1947 से में जब देश हमारा आज़ाद हुआ, जैसा कि रब्बानी ने बताया अभी, 1950 से 1956 के बीच में ऑलमोस्ट सभी स्टेट अपने अपने तैयार हो चुके थे, अपना अपना एक राज्य बना लिया था, उनको नाम, उनकी पहचान, उनकी भाषा के आधार पर सब कुछ उनको मिल गया था। बात आती है 1952 से इस मांग को फिर से उठाया गया। 1956 में एक सर्वे होता है और जो 1902 से लेके 1956 तक का जो सर्वे का डेटा था, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनको सौंपा गया था कि ये हमारी मिथिला की स्थिति है, ये हमारा मिथिला का डिमांड है और हमें जो है सो एक अलग राज्य चाहिए। उस बात को उस वक्त भी नज़रअंदाज कर दिया गया, इस चीज़ को वहाँ पे उसको बिल्कुल डिनाई किया गया। उसके बाद बात आती है 2003, जब हमारे मैथिली एक ऐसी भाषा है जिसको संविधान के अष्टम सूची में शामिल किया गया था। हाँ, 2003 में इसलिए किया गया था क्योंकि मैथिली की एक अपनी पहचान है,
मिथिला और हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि मैथिल और मिथिला किसी के लिए मोहताज नहीं है किसी की पहचान की, उनकी अपनी एक अलग पहचान है। और क्योंकि उनके पास उस वक्त हमारे पुरानी डिबेट्स में भी चर्चा होती थी कि आप जो है सो अपनी संस्कृति अपने वहाँ की सभ्यता की वजह से आप मिथिला मैथिली नहीं कर सकते। आप जब हमारा इतिहास पलट के देखेंगे तो ये मैथिल समाज और मिथिला जो है बहुत स्ट्रांग रहा है, बहुत स्ट्रांग। उनकी देश नहीं विदेश में भी एक अलग भूमिका रहती थी। हमारे दरभंगा महाराज की एक अपनी छवि थी और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया था बिहार को बनाने में, बिहार में किया था। तो ये डिमांड बहुत पुरानी है। और रही बात आपका अगला सवाल ये था कि क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ की संस्कृति जो बात हमने की थी वो अब सब साइड में रखिए तो एक रोजगार, शिक्षा और जो बाकी स्टेट को मिलता है ना, उन सब से जो मिथिला के क्षेत्र वंचित रहते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है कि उन्हें एक अलग स्टेट चाहिए। रिसोर्सेज का बंटवारा है वो शायद इक्वली नहीं हो पा रहा है और लोग अभाव में जी रहे हैं, ये भी एक रीजन है। लोगों का जब आप ग्राउंड पे जाएंगे और वहाँ हालांकि अब एक अलग टीम बनी है, एक अलग पार्टी है, एक अलग लोगों की अपनी अपनी डिमांड है कि हमको इसलिए चाहिए मिथिला राज, हमको इसलिए चाहिए। जब आप ग्राउंड पे भी जाएंगे तो डिमांड ऑलमोस्ट सबकी सेम है। और क्यों है, कारण भी ऑलमोस्ट सबका एक ही जैसा है कि जो गवर्नमेंट जो स्कीम आती है, जो गवर्नमेंट का एक नियत है। बाकी अगर आप नालंदा जाइए तो लोगों का, वहाँ के लोगों का भी कहना है और बाकी लोगों का भी कहना है कि वहाँ पे विकास हो रहा है, लेकिन वो विकास गांव तक क्यों नहीं आ रहा। जो मिथिला मैथिली जो है, मिथिला में क्यों नहीं आ रहा है वो विकास। ठीक है, वैसे एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखूं तो पूरे बिहार में जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे शिकायतें हैं, लेकिन मिथिला वाला जो बेल्ट है जहाँ पे 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और वो अपने आप को अलग करना चाहते हैं ताकि अच्छा डेवलपमेंट हो और उनका भविष्य अच्छा हो। लेकिन हम जाएंगे ऋषिकेश के पास और जानेंगे कि आखिर मैथिल लोग अपने आप को कल्चरली इतना रिच और बाकी बिहारियों से अलग क्यों समझते हैं ऋषिकेश? देखिए, उनका कल्चर तो रिच है, मतलब इसमें मतलब हम ये नहीं कह सकते कि उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं। उनकी अपनी भाषा है, मतलब बिहार में जितनी भी बाकी सब तो बोली है, चाहे भोजपुरी हो, मगही हो। एकमात्र भाषा है जो 8वीं अनुसूची से 9वीं अनुसूची तक आई, वो मैथिली है। उनका अपना स्क्रिप्ट है, और मतलब उनके पास ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, मतलब उनकी लिपि तो कह सकते हैं कि हिंदी से भी पुरानी है। आर्ट है, हाँ, मधुबनी आर्ट वहीं का है अब क्या? आप सोचिए कि जो उनका मधुबनी आर्ट है, हम लोग कितने बढ़िया से दिल्ली में आदमी उसको ड्राइंग रूम में सजाए रहता है। मेरे उनका पास है। उनका जो मखाना, मतलब वो जो मखाना जो उनका उत्पादन होता है, उसको लोग यूएस, यूके तक खा रहे हैं। तो उनके पास सही में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आर्ट से लेके वो प्रोडक्ट्स जो उनके यहाँ से निकलता है। तो अगर वो इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि कल्चर के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, या फिर उनकी जो अपनी समस्याएँ हैं, उसके आधार पे अगर एक अलग स्टेट की अगर वो माँग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत जायज़ है। इसको ऐसे प्राइड की तरह नहीं देखना चाहिए कि शुरुआत में होता है, जैसे कहीं भी आप जब बात करेंगे, जब झारखंड राज्य की जब डिमांड हो रही थी, जब वहाँ के नेता लोग कर रहे थे, तो हमेशा ये होता है कि ये तोड़ने की बात करता है, लेकिन वो तोड़ने की बात नहीं है। आखिर में जैसे मैं अगर जैसे झंडा क्या है, हर राज्य का अलग तो है नहीं, एक ही है। करेंसी एक ही है। हम कहीं मतलब हम किसी भी देश के किसी भी हिस्से में जाके हम नौकरी कर पाते हैं, सब कुछ एक्सेस कर पाते हैं। तो कुल मिला के देखें तो हम एज एन इंडियन खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमें उस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, और मुझे लगता है कि एक सही डिमांड है अगर वो ये कहते हैं कि इन सब के आधार पे उनको अगर स्टेट नया दिया जाए तो। मैं कुछ इस पे दावा नहीं कर सकता कि मैं मैथिलों का दर्द समझ रहा हूँ, मैं तो भाई मैं मगही आदमी हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि हाँ, जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अगर अगर उनको देखिए, अगर कल को अगर नया स्टेट उनका बनेगा, ठीक है, तो हो सकता है कि उनकी जो सरकार होगी वो उनके कल्चर के लिए बेहतर काम करेगी, ठीक है। कल को जब सारे मैथिल राज्य ही होंगे तो मैथिल भाषा के लिए इतना अच्छा काम होगा। हो सकता है कि वो स्कूल में उसको मैंडेटरी कर दें, लोग अपनी भाषा को जानेंगे, अपने कल्चर को, जो आर्ट उनके हाथों से दूर जा चुका है, ठीक है, वो सब कुछ वो उनके सिलेबस में इंक्लूड होगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो मैं ये नहीं मानता कि भाषा के आधार पे, कल्चर के आधार पे अगर कोई अलग स्टेट की डिमांड करता है तो वो गलत है। प्रिज़र्व करना चाहिए, बिल्कुल बुरा करना नहीं चाहिए। लगेगा बाकी बिहारियों को? क्यों क्यों बुरा लगेगा? मतलब अगर अगर मुझे लगता है कि मतलब अगर मुझे कभी ये फ़ील हो कि जो मगध और शाहाबाद का क्षेत्र है, जो भोजपुर और मगही स्पीकिंग जो भी एरिया है,
तो वहाँ पे सुखाड़ को लेके अगर सरकार उस तरीके से पॉलिसी नहीं बनाती और हमें लगता है कि हमें एकदम अलग हो जाना चाहिए इनसे, तो हम लोग भी डिमांड करेंगे। फायदा क्या है इससे? मतलब लोगों के रियल लाइफ पे इसका क्या असर होगा? लोगों के डेली लाइफ पे इसका क्या असर होगा? अगर आप देख पाए तो मान लीजिए बन गया मिथिला। चलिए, जैसे अभी कुछ देर पहले जब चर्चा हो रही थी तो मैं एक उदाहरण दे रहा था कि जैसलमेर में जब चुनाव जब हो रहे थे विधानसभा के लोकसभा के चुनाव, तो वहाँ पे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो हेलीकॉप्टर से प्रचार करते हैं एक ही विधानसभा या लोकसभा के अंदर। तो आप ये भी देखिए कि उसका दायरा कितना बड़ा है, 650 किलोमीटर का एक जैसलमेर, ठीक है। वहाँ की कलेक्टर हैं टीना डाबी। अब आप- 650 आयु श्योर? हाँ हाँ, शायद ठीक है वो 200 200 250 जहाँ तक मैं जानता हूँ। ठीक है, खैर ये हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे। तो अब इतना बड़ा क्षेत्र है, तो आप मतलब क्या टीना डाबी जैसलमेर के अंतिम हिस्से तक वो जाके देख सकती हैं अगर कोई वहां समस्या होती है या नहीं होती है? तो छोटे स्टेट्स जब होते हैं तो एक डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी बनती है, ठीक है। जहाँ पे उन क्षेत्रों को मतलब बहुत आसान होता है कि अगर सिर्फ 10 जिले हों तो उस 10 जिले की क्या क्या समस्या है, कॉमन समस्या जब होती है तो पॉलिसी बनाना आसान होता है। अब बिहार के अलग अलग जिलों के अलग, अब जैसे आप ये देखिए कि पहले मिथिला के जो जिले थे वहां पे 40% तक वो बिहार का गन्ना उत्पादन करते थे, अब वो डिक्लाइन होकर 4% तक आ गया। अब आप सोचिए कि ये क्यों हुआ, और अगर ये हुआ तो सरकार ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, आखिर किस वजह से ये हुआ? तो अगर उस पर अगर ध्यान दिया जाता, अगर उस चीज को नोटिस किया जाता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों खेती किसानी लोग छोड़ रहे हैं, क्यों गन्ना का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तो अगर ये चीजें अगर ध्यान में रखी जाती तो ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब कि आपने बिल्कुल उनको इग्नोर कर दिया है। और सबसे ज्यादा सोचिए कि सबसे ज्यादा विधायक सांसद जो केंद्र में या राज्य में जो सरकार होती है वही चुन के भेजते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका ये हाल है। तो मुझे लगता है कि उनकी डिमांड काफी सही है, और कल को अगर ऐसा अगर होगा भी, अब देखिए कि विधानसभा में राबड़ी देवी ने इसकी डिमांड की थी कि मिथिला अलग स्टेट होना चाहिए। देखिए, मिलेगा जब भी मिथिला स्टेट जब भी बनेगा तो वो कोई एक राजनीतिक समीकरण से ही बनेगा, ठीक है। जैसे 2000 के विधानसभा चुनाव में डिमांड तो बहुत पहले से उठ रही थी। अब यहाँ लालू यादव के पास विधायकों की कमी थी, बहुमत उनको पूरा करना था। शिबू सोरेन से एक शर्त हो गई, अब वो उन शर्तों के आधार पे जब वो सरकार में आए तो समर्थन तो वो कभी भी शिबू सोरेन खींच सकते थे, लेकिन चूंकि डिमांड पहले ही उन चीजों पे बात हो गई थी, शिबू सोरेन को उन्होंने एक अलग स्टेट बना के दे दिया। तो अगर कुछ इस लेवल पे अगर कभी कोई समीकरण बनेगा तभी होगा, नहीं तो ये कि अलग समीकरण, अलग भाषा, अलग कल्चर, इस आधार पे कभी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक मतलब है। मुहिम को तेज करना पड़ेगा मैथिलों को। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में आपने बात किया, मैं आकाश के पास जाना चाहूंगा। आकाश, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस आप क्या इसके देखते हैं? क्या इससे किसी को फायदा हो सकता है या फिर जनता का ही हमेशा कटेगा? भाई ऐसा है कि जैसे आप बता रहे थे ना कि नीलेश जी से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि ऐसे तो यूपी को भी 4 भाग में बंटना चाहिए, और इस तरह की चाहिए वाली बात होती है। चाहिए वाले वाक्य बड़े प्यारे होते हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि मई जून के महीने में बारिश ना हो, आंधी ना आए। तो चाहने को तो आदमी कुछ भी चाहता है, लेकिन आप मतलब बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से बात करेंगे कि इस डिमांड के पीछे की ब्यूरोक्रेसी की का क्या लॉजिक है ना, जो आप प्रशासनिक लिहाज से पूछ भी रहे थे कि उसका क्या फायदा हो सकता है या नफा नुकसान जो भी। एक लॉजिक ये दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए राज्य छोटा होगा, क्षेत्रफल कम होगा, जो जिस तरफ ऋषिकेश का भी इशारा था, तो एक स्टेट छोटा है, फिर उसमें जिले छोटे छोटे बनाए जाएंगे तो उनको कंट्रोल करना ज्यादा आसान होगा। एक लॉजिक ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक जिले का कलेक्टर है और उस जिले की आबादी 4 लाख है, 2 लाख है, तो उनके लिए ज्यादा आसान है। नेताओं के लिए भी यही बात लागू होनी ही चाहिए, लेकिन पता नहीं कितनी होती है। तो एक तो ये लॉजिक है कि इस लिहाज से आप स्टेट को, जो यूपी में भी बहस चलती है कि 4 हिस्सों में बांट दो, क्योंकि यूपी एकदम विशाल टाइप का है, कई देशों से बड़ा है, उस तरह का हिसाब किताब। बिहार के साथ भी एक हद तक यही है। तो इस जमीन पे एक बार ये मांग उठती है कि मिथिला को बांटिए ताकि हम प्रशासनिक लेवल पे यहाँ पे सुधार हो सके, और जो मिथिला पेंटिंग से लेकर जो पूरा कल्चर की बात चलती है कि उसको बचाए जाने की जो पूरी पॉलिटिक्स है ना, कि उसे हम बचाने का मुझे पता नहीं कि प्रशासनिक स्तर पे आप और साहित्य और संस्कृति को कैसे बचाता है कोई। कला जो है उसको जनता ही बचा सकती है, साहित्य संस्कृति जनता का ही मामला है और वही बचा सकती है। तो आप देखिए कि जापान में एक तोकोमाची इलाका है, ठीक है, तो वहां से
ये जापान की राजधानी टोक्यो से 200 किलोमीटर दूर है। तो तोकोमाची की पहाड़ी पे जाएंगे आप तो मिथिला पेंटिंग का म्यूजियम है। मुझे पता नहीं है, मतलब खुशबू बताएं क्योंकि उस इलाके से आती है, क्या मिथिला में मिथिला पेंटिंग्स का कोई म्यूजियम है क्या? नहीं। मतलब ऐसे एज अ क्वेश्चन नहीं है। ऐसा नहीं। अब देखिए कि जापान में बस आपको जिस जगह आदमी जगह मिथिला पेंटिंग दिखेगी हम्म। और जो आपको रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ आप मुस्कुराइए, आप मिथिला में। हाँ, तो जो आर्टिस्ट है एकदम मार्जिन पे हैं, मैं क्योंकि उनके आपको लिए कुछ नाम नहीं भी है। बता देता हूँ। छोटे मोटे होंगे कुछ। कॉलेज की व्यवस्था की गई है, हम्म। कॉलेज की गई है कि मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग नहीं, मधुबनी पेंटिंग। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी विवाद होता है कि अगर ये मधुबनी का आर्ट है तो उसको मधुबनी से रिप्रेजेंट कीजिए। बाहर जब वो जाता है तो कभी लोगों के दिमाग में रहता है अच्छा ये बिहार का है, वो वहाँ पे जो रिप्रेजेंट नहीं हो पाता हम्म। ना, मिथिला का है। ये सबसे बड़ा बात है हमारे लिए। नहीं तो जो है टोकियो हासेगावा, तो ये साहब कुछ 40-50 साल पहले आए बिहार और इन्होंने मिथिला पेंटिंग देखी। तो ये इतने प्रभावित हुए कि, और उन्होंने पेंटिंग क्या देखी थी कि एक मिथिला पेंटिंग है उसमें शेर या बाघ बना हुआ है चांद से। ठीक है, मतलब सोचिए शेर एक जानवर जो खूंखार है एकदम, और वो चांद से बना है। चांद एकदम शीतलता शांति का का प्रतीक, प्रतीक, हाँ। शांति का प्रतीक। ठीक, तो वो अजीब तरह का एक कॉन्ट्रडिक्शन उस पेंटिंग में दिखा, तो वो बहुत प्रभावित हुआ। तो फिर वो जापान जब तोकोमाची लौट के गया वहां पे पहाड़ी इलाके में, तो वहां उसने मिथिला पेंटिंग की म्यूजियम बनाई, मधुबनी पेंटिंग। मेरी समस्या बस ये है इस पूरी डिमांड के साथ कि जब भी ये लोग मतलब मिथिला रीजन के लोग कहते हैं कि हमें अलग कर दो बिहार से, तो उसमें एक हीन भावना है। मतलब मैं समझा नहीं कि मैं हम मैं बता रहा हूँ। सुपीरियर हैं। जैसे अगर किसी का मत है कि हम चाहते हैं कि हमारा राज्य अलग हो जाए, और लंबे समय से प्रोटेस्ट होता आ रहा है, और कानून के दायरे में रहकर संविधान जो अधिकार देती है हमें, उसी के दायरे में रह के वो प्रोटेस्ट होता आ रहा है, और ऐसे ही प्रोटेस्ट का नतीजा है कि आजादी के बाद से कई राज्य बने भाषा के स्तर पे आधार पे। तो उस डिमांड से कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप डिमांड करते हैं, आप जंतर मंतर पे आके प्रोटेस्ट चलते रहता है, कोई समस्या नहीं। समस्या बस इस बात से है कि वो कि हम हिकारत की नजर से बाकी बिहार को देखना कि इनसे अलग करो भाई। हाँ, मतलब अछूत टाइप का हम बिहारी वो नहीं जो छी। इंटेंशन आता है ना। हम और मैथिल छी। अब ये समस्या इसमें एक और है कि जैसे ऋषिकेश भाई ने ऑन कैमरा तो कह दिया कि मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ इस बात, ऑफ कैमरा वो नहीं करेंगे। माने मन में तो उनके यही है कि भाई ये क्या बात हुई। ठीक है, बाकी जो बिहार के लोग हैं वो, जैसे मैं सिवान से आता हूँ, ठीक है, सारण का क्षेत्र है, पहले सिवान छपरा गोपालगंज एक साथ था। आप इस एग्जाम्पल से भी देखिए कि सारण हुआ करता था जिसमें सिवान छपरा गोपालगंज एक साथ थे, 3 जिले, उनको तोड़ के 3 जिले बनाए गए, सिवान छपरा गोपालगंज। मैं सिवान से आता हूँ। उस वक्त भी लॉजिक ये था कि भाई इतना बड़ा जिला है, इसको 3 हिस्सों में बांटो ताकि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किया जा सके, कानून का राज स्थापित हो सके। हालांकि हुआ तो अब तक भी नहीं। तो जो बांटने का है ना, बाकी जो बिहार के लोग हैं क्या वो मिथिला को उस नजरिए से देखते हैं, हीन भावना से, कि हाँ भाई इनको अलग करो यार। अरे रुकिए रुकिए यार, उदाहरण बताती हूँ। नहीं, हीन भावना वाली जो शब्द इन्होंने बोला है ना, बहुत ही गलत शब्द है। आप दूसरा चुन लीजिएगा मिथिला मैथिली के लिए। सबसे गरीब जो है क्षेत्र आता है शिवहर, और सबसे अमीर आता है पटना। क्यों आता है? हीन भावना तो यही उत्पन्न हो रही है मिथिला मैथिली के लिए। पूछिए इनसे। भाई आप लोग मतलब हम लोग मखाने खा जा रहे हैं इनके। मैं क्लैरिफाई करता हूँ। Yes. मैं जैसे हो सकता है कि मैंने कहा कुछ, वो ट्रांसलेट कुछ और होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिथिला के लोग, मैं उनके लोगों को मैं हीन नहीं कह रहा हूँ। Demand मैं ये कह रहा हूँ कि डिमांड अरे क्यों ही, मतलब बहुत हीन सारे भावना जो तब डिमांड आएगी ना कर, जब आपको किसी चीज से, किसी हक से वंचित रखा जाएगा, देखिए इस तब आपको डिमांड, लगेगा कि ये चीज मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ये डिमांड करने वाले लोगों के लिए पहला लॉजिक उनका ये है, और बहुत तार्किक है, इसमें कोई समस्या नहीं है इस लॉजिक के साथ, कि हमारी संस्कृति जो है बहुत महान है। बिल्कुल महान है, बिल्कुल लेकिन महान। कहीं जैसे भी- मैं सिवान का हूँ ना, हाँ। आप अगर दिल्ली गए और कहें कि आकाश भाई सिवान ले चलो कहीं घुमाओ, या तुम सिवान, यार सिवान जिले का कुछ खास बताओ, मैं नहीं बता सकता, है ही नहीं मेरे जिले में। मेरे जिले से शहाबुद्दीन आते हैं केवल, और उनको तो मैं महान बता के नहीं दिखाता कि हमारे यहाँ से शहाबुद्दीन आते थे राजेंद्र प्रसाद भी, लेकिन उन्हीं के घर के 3 किलोमीटर दूर से नटवर लाल भी आते थे, बहुत बड़े ठग थे। तो मेरे जिले में उस तरह का नहीं है कि ये देखिए सिवान की पेंटिंग है, लेकिन मिथिला के पास है। मतलब वो, उसमें कोई समस्या नहीं उस बात के साथ कि उनकी उनकी अपनी भाषा है, उनकी अपनी लिपि है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ आर्ट बहुत रिच है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अलगाव की जहाँ भी बात आती है उसमें कहीं न जैसे कहीं जो ऐसी डिमांड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, होता है। जो डिमांड करने वाले लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस भाव के साथ आते हैं कि भाई बाकी का जो बिहार है वो, अपने मत जोड़िए। हाँ हम अलग हैं, हम अलग रहिए। तो यहाँ
मैं तो अभी क्लियर कर रही थी ना आपको क्यों किया जा रहा है ये जो हीन भावना हो, चाहे बाकी के बिहारियों से क्यों लोग वो देखते हैं कि हाँ भाई ये सिवान वाला है, क्लासेस हमको ये सिवान वाले से कोई बिल्कुल मतलब नहीं है, हमको तो बस मिथिला से मतलब है। ये इसलिए आता है ना भाई, क्योंकि तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में जो है डेवलपमेंट आ रहा है, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में जो है, तुम्हारे इलाके में जो नहीं है गवर्नमेंट की सारी स्कीम पहुंच रही है, तो मिथिला मैथिली का जो पुराना का जो इतिहास है, हाँ घमंड क्यों नहीं होगा, है हमारे पास है। अरे तो तो घमंड भी, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट। उसके बाद आप ये कहते हैं हीन क्यों नहीं, हीन भावना क्यों आ रही है भाई? जब तुम्हारे राजगीर में ग्लास ब्रिज बना दिया गया, मिथिला में क्या मिला? ये बोलोगे कि एयरपोर्ट आया, कब मिथिला आया? में स्टील दरभंगा टावर एम्स बन रहा है अरे अभी, रे, आपको है दरभंगा एम्स की बात साइड में रखिए ना। एयरपोर्ट को चालू किया गया 1950 या 1952 से ही वो था वो तो पहले से। दरभंगा महाराज ठीक का है, है ना। हाँ उसको चालू किया गया, दिया नहीं गया क्या वो। नाम था उसके उनका? लिए भी कामेश्वर सिंह, उससे पहले भी एक थे, उसके लिए भी भाई वो बहुत लंबी अमेरिका से लड़ाई खरीद के चली लाए है। थे। नहीं, हाँ एयरपोर्ट वो चीनी मिल की बात कर, किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे वो आप जो एयरपोर्ट, एयरपोर्ट वाली अच्छा हाँ, करी है ना। तो मैं बता अरे रही वो हूँ, कहानी तो तो वो सुना भी दीजिए, इस बहस में एक क्या है? लंबी लड़ाई लड़ी गई थी, तब जाके आज दरभंगा में एयरपोर्ट है। ओके ठीक है, और चालू हुआ, उसको कुछ दिया नहीं गया। और जब यहाँ ये चीज किया जाता है ना, और मिथिला का जो क्षेत्र है, आप बोलोगे कि पानी वाला इलाका है। अच्छा, जब एम्स की बात हुई थी तो वहाँ पे यही एक मुद्दा उठा था, जब गवर्नमेंट नीतीश सरकार जो थे तेजस्वी यादव के साथ थे, तब का मुद्दा है कि वहाँ एम्स नहीं बन सकता, वहाँ की जगह और वहाँ का जो धरातल है वो बहुत ही स्टेबल नहीं स्टेबल नहीं है, मतलब हॉस्पिटल के लिए जो है वो सही सेफ नहीं है। अब दूसरी जगह हम एक्वायर करेंगे, दूसरी जगह हमको अलॉट कर दीजिए। अब जो है सो अब मुद्दा उसी पे उठा कि जो पुराना डीएमसीएच है वहीं के आसपास उसका जीर्णोद्धार जो है सो किया जाएगा। उसके बाद बात आती है एम्स का, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार भी कुछ होने वाला है। अब चुनाव नजदीक आने वाले हैं बिहार में, विधानसभा चुनाव, लेकिन मुद्दा तो उठेगा, मुद्दा है। जैसे आपने अभी पूछा था ना कि राबड़ी देवी थे ना जिन्होंने कहा कि दे दीजिए मिथिला राज, क्योंकि उनको पता है कि जो सरकार बनती है ना बिहार में, तो वो सबसे बड़ा योगदान होता है दरभंगा मधुबनी के नहीं, उससे ऊपर जितने भी मिथिला के जो भी भाई इसमें 20 डिस्ट्रिक्ट जिला आते लेकर हैं, बैठे 20 हैं जिला लेके जो हम कह रहे हैं बैठे हैं, तो उन सब का ये योगदान होता है, तब यार। जाके एक सरकार मैं बनती ऐसा है नहीं कह बिहार रहा में। हूँ कि ठीक है, और आज नहीं बनने का भी एक यही मेन मुद्दा है कि अगर मिथिला राज बन जाएगा ना, तो सरकार को बहुत सोचना पड़ेगा। और जो ये लोग हैं ना, जो मेरे आसपास अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, इनका जो होगा स्थिति मैं नहीं बता सकती। देखिए एक इसका एक राजनीतिक कारण भी है। जब राबड़ी हाँ। देवी ये कह रही हैं कि मिथिला स्टेट एक क्योंकि अलग, उनको वोट बैंक, उनका क्योंकि वोट बैंक है ना मिथिला मैथिली। मिथिला मैथिल उनका वोट बैंक नहीं है। सबसे मिथिला ज्यादा मैथिल तो तभी उनका सबसे वोट ज्यादा बैंक भाजपा बनेगा। उनको सबसे ज्यादा तो वो भाजपा को वोट कर रहे हैं। हाँ, मतलब मेन वोट तो मेन जो बनेगा, नजर है ना, सबसे पहले तो ये डिफाइन होना चाहिए कि मैथिल स्टेट्स हैं कौन। मतलब मिथिला मतलब जब वो राज्य बनाएंगे तो उसमें जिले कौन कौन से आएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या उसमें सीमांचल भी आएगा? तो जब आरजेडी की जब ये डिमांड होती है तो मतलब कई बार वो उस तरीके से देखते हैं कि वहाँ पे मुस्लिम आबादी अगर आप देखेंगे तो शाहाबाद, मगध या फिर भोजपुर और मगही क्षेत्र को अगर आप छोड़ दें, मतलब उनकी तुलना में ज्यादा मुस्लिम आबादी उधर है। तो कई बार उस समीकरण की वजह से भी यादवों की संख्या उधर ज्यादा है। तो उस समीकरण की वजह से भी उनको लगता है कि अगर ये अलग स्टेट अगर बन जाएगा तो शायद कम से कम यहाँ तो सरकार बन जाएगी। लेकिन आप ये भी सोचिए कि झारखंड भी जब था तो कांग्रेस के कई सारे विधायक हुआ करते थे झारखंड में, राजद के कई सारे विधायक होते थे। तो जब एकदम इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के साथ जब कोई एक अलग स्टेट बन जाएगा तो हो सकता है ऐसा कि अगर लालू यादव वहां से नहीं आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व का वहां से उदय नहीं होता है, तो हो सकता है कि वो अपना एक अलग विकल्प अपना ढूंढ ले। हो सकता है कि जो इस मुहिम के लिए आज लड़ रहे हैं उनमें से कोई एक नेतृत्व करने वाला आ जाए। तो ये एक बड़ी संभावना हो सकती है। ओके और जहां तक उनकी बात से मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ। जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि मिथिला स्टेट की बात, मैं मिथिला स्टेट की डिमांड की एडवोकेसी कर रहा हूँ, ये नहीं कि कौन लोग उसकी डिमांड, मुझे तो पता नहीं कौन लोग उसका डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर जो भी डिमांड अगर बहुत सभ्य लहजे में अगर वो करें तो बहुत बढ़िया है। ये कई बार जैसे सबसे ज्यादा लोग कहाँ से पलायन करते हैं, अगर आप जब देखेंगे तो कटिहार से, सहरसा से, यहाँ से सबसे ज्यादा जन सेवा जनसाधारण चलता है। ठीक है, सारे के सारे बोगी उसमें जनरल होते हैं, क्योंकि उनको क्या है, मजदूर सप्लाई करना है पंजाब तक, देश के मतलब देश के अलग अलग क्षेत्रों में मजदूर सप्लाई करने के लिए उन्होंने क्या किया कि वहाँ ऐसी ऐसी ट्रेनें चला दी। और कई बार बहुत गर्व से नेता लोग बताते भी हैं कि देखिए हमने 2 ट्रेनें और वहां से चलवा दी यहाँ जाने के लिए। भाई किस लिए चलवाया है? यही ना कि यहाँ के लोग पलायन करके वहां जाएं।
तो इस चीज का जिक्र वो कहीं नहीं पलायन वाली समस्या तो हम ये बहुत कह रहे हैं कि जो भी लोग इस बात की एडवोकेसी, आप क्यों मतलब बिहारियों को और बाकी लोगों को आपको गाली देके या फिर उनसे एकदम अलग आइडेंटिटी करके बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगता है मतलब मेरा ये मानना है कि मिथिला उस तुलना मतलब बाकियों के तुलना में ज्यादा गरीब है, वहां से ज्यादा पलायन होता है। तो इस चीज को ज्यादा स्ट्रांगली नोटिस करिए, इस चीज को एकदम फोरफ्रंट पे रखिए कि ये हमारी डिमांड है, इस आधार पे हमें चीजें चाहिए। उसके बाद कल्चर की भी बात करिए, अपने तमाम ट्रेडिशंस की भी बात करिए, लेकिन ये जियोग्राफी की भी बात होनी सब चाहिए, कुछ करिए। क्योंकि हर साल जब बाढ़ आती है, अभी बरसात होने चालू हो गए जब भी, तो पूरा बेल्ट दरभंगा से लेके मोतिहारी तक सब में पानी भर जाता है। लोग अपने अपने घर छोड़ के टेम्परेरीली जो है मूव करते हैं टू द सेफर एरियाज, एंड उस टाइम वो हेल्पलेस होते हैं, कोई हेल्प नहीं होती है, क्योंकि स्टेट मशीनरी और सेंट्रल मशीनरी जो है उन तक मदद नहीं पहुंचा पाती, और हालात ऐसे होते हैं कि लोग अपने गायों के लिए, अपने जानवरों के लिए भूसा तक अपना लेके जाते हैं कि चलो ठीक है जी लेंगे। तो हाँ स्थितियां तो है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप अपनी जमीनी समस्याओं को रखिए, आप अपने ट्रेडिशन, कल्चर, लिपि, भाषा, सब कुछ की बात करिए। बस किसी भी इंसान के प्रति या किसी क्षेत्र के प्रति वो द्वेष, वो वाली भावना नहीं, हिकारत भरी नजर से उनको मत देखिए कि इनके साथ हम, मतलब उनका सीधा रहता है। जो लोग ट्विटर वगैरह पे कैंपेन चलाते हैं वो ये कहते हैं कि हम बिहारी नहीं है, हमें बिहारी, मतलब उनका ये रहता है कि हमें बिहारी मत कहो। ठीक है, देखिए वो स्पेसिफिक लोग एक सेकंड, ठीक है, हम भी मिथिला मिथिला से ही आते हैं। वो स्पेसिफिक लोग होते हैं कि उनके अंदर इतना आक्रोश होता है कि वो अपना बोलते हैं या उनका एक अपना मुद्दा होता है। आप पूरे मैथिल समाज को नहीं बोल सकते हैं कि उनका बिहारियों से हीन भावना रहता है, ये बिहारियों को ऐसे देखते हैं। इस चीज को यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बिहारी हैं, एक आध लोगों को छोड़ के। ठीक है, अब आगे आप ठीक है, ठीक है। रवि जी, रवि यूपी से आते हैं, तो इसलिए हम इनसे सवाल करेंगे कि अगर यूपी को 4 भाग में बांट दिया जाए या फिर 5, तो कैसा रहेगा बताइए? देखिए 2011 में बहुत कायदे से इसकी मांग उठी थी जब मायावती मुख्यमंत्री थी शुरुआत में, तो वो एक प्रस्ताव भी लेकर के आई थी विधानसभा में, लेकिन वो पास नहीं हुआ था, जो कि कुछ वक्त के बाद सरकार बदल गई। तो उन्होंने 4 राज्य बोले थे कि 4 राज्यों में हम बांट देंगे। एक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था उसको बोले कि हरित प्रदेश बनाएंगे, और अवध प्रदेश बनाएंगे, पूर्वांचल अलग बनाएंगे, बुंदेलखंड अलग बनाएंगे। अब जो अवध वाला था उसमें लखनऊ के आसपास वाले क्षेत्र उन्होंने बोला कि जैसे गोंडा, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी, ये सब कुछ आएगा। और इधर लेकिन उसका अगर आप देखें कि आपने अभी कहा ना कि अगर बढ़ जाएंगे राज्य 4 भागों में तो उसका क्या फायदा होगा। तो हमने नवंबर 2000 में जब उत्तराखंड अलग हुआ, उत्तरांचल बाद में उत्तराखंड हुआ, तब वो क्यों अलग हुआ, उसमें भाई गरीबी ज़्यादा थी, लाइट नहीं पहुंचती थी उतनी दूर तक, या फिर पानी की समस्या हुआ करती थी, जियोग्राफी अलग थी, लोग अलग थे, लोग कल्चर अलग थे, कल्चर अलग था। आज भी अलग हो गया, तो आज भी उसकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। जिन चीज़ों जो समस्याएं तब थी, पलायन वहां से भी जारी है। पलायन वहां से भी जारी है, तो वो समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। तो राज्य अलग करके, और वो जो रीजन चाहते थे कि खत्म हो जाए, मतलब वो जो समस्याएं थी वो नहीं खत्म हुई, तो ये राज्य अलग करके चाहें कि अगर आप वो समस्याएं खत्म कर लेंगे तो वो उपाय कहीं नहीं दिखता है। नहीं, बहुत ही अच्छा नहीं, आपने नहीं, एक पॉइंट सेकंड। उठाया। एक सेकंड बोलिए। और दूसरी चीज है कि अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जो स्थिति है, वहां पर अब इसमें हो जाती नेतागिरी, हो जाती राजनीति। अब जैसे भाजपा के नेता संजीव बालियान, उनका तर्क क्या है कि हमारे घर से 750 किलोमीटर विधानसभा पड़ता है, इसलिए आप जो है राज्य बांट दीजिए, क्योंकि हम विधानसभा नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये जब तर्क कोई नेता देगा और ये जब बात कहेगा, तो आप सोचिए कि मतलब कोई आप ऐसा तर्क आप ऐसा तर्क दे रहे हैं, ठीक, फिर कह रहे हैं कि कोई अगर मीटिंग अचानक से बुला ली जाती, मेरा घर दूर है तो हम पहुंच नहीं पाते विधानसभा जल्दी, तो ये राजनेता तर्क दे रहे हैं। मायावती ने इसके लिए बहुत मेहनत की, बहुत कई बार दंगे भी हुए इसके लिए, मगर वो चीजें निपट गई। लेकिन जो रीजन था कि इस रीजन की वजह से हम चाह रहे हैं कि भाई राज्यों में बांट दिया जाए, उसका समाधान होते नहीं दिख रहा है। तो मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, आप मुझसे अभी आपने पूछा ना कि क्या, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि चीजों को बेहतर इसी दायरे में किया जा सकता है। क्योंकि भाई आप जाते हैं इतने घरों में वोट लेने के लिए, तो आप छोटे छोटे प्रतिनिधि आप बिठा करके चीजों का समाधान कर सकते हैं, ना कि देखिए, राज्यों को बांट करके। ये बस मेरी तरफ से। एक बहुत ही अच्छा एक आपने पॉइंट मेरा इस पे point रखना था रखा। कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे
अगर इस तरीके से अगर चीज़ें अगर बटी हो, जैसे मान लीजिए कि मैथिल लोग एक अपना पूरा एक कम्युनिटी बना के रखें कि हमारी ये डिमांड्स हैं, हम लोग अगर हमें अगर पूरा एक पावर मिलेगा, जैसे जैसे नहीं रहते, एक एक ज़माना था जब समाज मतलब जब सोशलिस्टों की सरकार थी, तो उस टाइम पे बिहार और यूपी के, स्पेशली बिहार के कई सारे नेता जैसे लालू यादव, जॉर्ज फर्नांडिस भी बिहार से ही लड़ते थे, तो या फिर क्या बोलते हैं नीतीश कुमार, इन सबका एक अच्छा खासा डोमिनेंस था। तो कई बार होता है कि जब आपको प्रतिनिधित्व मिलता है या आपको एकदम इंडिपेंडेंट एक पावर मिलता है, तो आप कुछ अलग चीजें करना चाहते हैं। तो जैसे देखिए कि आंध्र प्रदेश पहले क्या था, कोस्टल एग्रेरियन जो अपनी इकोनॉमी है वो उस पे उनका ज्यादा फोकस था। जब तेलंगाना जब बना तो आप देखिए कि किस तरीके से वो एकदम आईटी पार्क बना रहे हैं, पूरा एकदम टेक ड्रिवन उनकी इकोनॉमी हो चुकी है। तो हो सकता है कि जो तेलंगाना का जो नेतृत्व था, उस उधर के जो नेता थे, उधर के जो लोग थे, उनके फोकस में कुछ और चीजें रही होगी। जब वो अलग हुए तो उस चीज को आखिरकार वो बना पाए ना। तो यही सारी चीजें हो सकता है कि बिहार सरकार ये नहीं सोच पा रही हो कि मखाना को कैसे और ग्लोबल किया जा सकता है। हो सकता है कि बिहार सरकार ये नहीं सोच पा रही हो कि गन्ना उत्पादन जो उनका इतना मतलब डोमिनेंस था उनका, उसको कैसे वापस लाया जाए। मिल्स बंद हो गई सकता है बहुत। कि मैथिल लोग ये सोच पा रहे हो, वो जान पा रहे हो, लेकिन पावर में नहीं है। लेकिन मामला ये है कि पावर में तो वो भले उस तरीके से नहीं है, लेकिन जो पावर में है उनको सबसे ज्यादा जो एमपीज हैं, विधायक हैं, वो वही सप्लाई कर रहे हैं। लगभग 20 जिले हैं, एकदम सही पॉइंट है, मतलब लॉजिकली लगभग 20 जिले हैं जो ऋषिकेश ने भी शुरू में बताया। 20 जिले हैं, आप सोचिए वहां से सांसद, विधायक, अधिकारी, जो पूरा पावर कॉरिडोर है ना, वहां वर्चस्व है। मैं कह रहा हूं जैसे तेलंगाना का एग्जाम्पल दिया, इसी ग्राउंड पे खड़े होके झारखंड को अलग करने की मांग हुई बिहार से, कि हमारी संस्कृति अलग है, हमारे रहन सहन का तरीका अलग है, Resources हमारे पास हमारे रिसोर्सेज, हमारे पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, खादान है, ये है, वो है, लेकिन हमारा विकास नहीं हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव होता है। झारखंड अलग हुआ, ठीक है। 1990 92 के आसपास का लालू यादव का इंटरव्यू है एनडीटीवी पे, एनडीटीवी या किसी टीवी चैनल पे, उसमें उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि किसी भी हाल में झारखंड का निर्माण नहीं होने देंगे, लेकिन बना झारखंड, उन्हीं के रहते हुए बना। वो थी या राबड़ी देवी थी ना मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी के रहते हुए झारखंड बन गया, झारखंड विकास कर गया, कितना विकसित हो गया। कोई आज उसी चीन के ही नहीं पास रहा तो है। है ना। अच्छा हाँ, वहां से फिर ये मीम वायरल हो रहे हैं कि कोई चिन रहा है जी झारखंड को, सारे खदान वहां हैं, कोयला के खान वहां पे हैं, मिनरल्स वहां हैं, हर चीज वहां है, लेकिन नहीं हुआ ना डेवलपमेंट। कौन करता है डेवलपमेंट? नेता। वही नेता है जो शिबू सोरेन ने लड़ाई लड़ी थी झारखंड की, उन्हीं का परिवार वहां पे सरकार चला रही है। हेमंत सोरेन वहां मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन की सरकार है, कंट्रोल तो वही कर रहे हैं ना, लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, पावर है, पूरा सब कुछ है, वही नेता तो है, तो क्यों नहीं विकास कर रहे हैं? तो क्या गारंटी है कि आप बिहार से काट के इन 20 जिलों को का पैकेज जो है मिथिला बना देंगे तो मिथिला का विकास हो जाएगा? बहुत सही मुद्दा है। मतलब मैं भी तो लड़ता हूँ ना कि भाई सिवान जाता हूँ, साला बस से सड़क एकदम टूटी फूटी खटपट करना पड़ता है। मेरे जो एक्सपीरियंस है ना, हाँ, आकाश तो भाई, तो मैं मेरे बता जो रहा हूँ, एक्सपीरियंस है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर अलग राज्य बन जाएगा तो वही मैं राज्य बात का कर रहा विकास हूँ। हो। लेकिन आप ही एक की चीज बात की कर रहा हूँ। गारंटी है, हाँ। एक चीज की गारंटी है कि जो पूरी संजय झा वाली लॉबी है ना, वो सत्ता में और खुल के वर्चस्व यही कायम मैं कर मैं पाए। नाम अब लेके इस- मैं नाम लेके अरे नहीं वो बोल रहा, लेकिन भाई, बात यही है कि लेकिन नेताओं का संजय विकास हो जाएगा इससे। संजय झा का तो नाम लेकिन- आपको लेना चाहिए ना, मुखर रहते हैं, कहते हैं कि मिथिला को अलग करो। जो नेता बनने वाले लोग हैं उनका भी विकास हो जाएगा इससे। ठीक है, तो हम अब लेकिन कॉन्स के बारे में बात करेंगे कि नुकसान क्या है। लेकिन एक सेकंड। लेकिन एक चीज अब चूंकि चर्चा बहुत देर चल चुकी है, लेकिन अभी दोनों मैथिलों से डायरेक्ट ये पूछ दिया जाए कि अगर आप पर्सनली क्या सोचते हैं, क्या अलग स्टेट की डिमांड ठीक है, होगी अभी तो पूछता हूँ। आप जो माइग्रेट होके दिल्ली तक आए हैं, क्या आप वापस से मिथिला राज्य में जाके क्या काम करेंगे? मिथिला के क्या किसी होना जिले चाहिए? में एक मीडिया संस्थान बनेगा एक और वहाँ ये जैसे लोग काम हमारे करेंगे? साथी आकाश जी ने कहा आकाश कि जी अलग, क्या होता है भाई? हाँ, ठीक है आकाश, जैसा कि हमारी साथी ने अभी बताया कि अलग राज्य बन जाना ही विकास का एक पैमाना नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अलग राज्य बनना विकास का पैमाना है। 1960 में महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ, आप देखिए 2000 में सन उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड बना। आज छत्तीसगढ़ को देख लीजिए और उत्तराखंड को देख लीजिए, डेवलप है कि नहीं? कहीं कुछ चीजें अपवाद हैं, और वो अपवाद कहाँ पे किस स्तर पे खामियां हो रही हैं, सरकार के स्तर पे हो रही हैं या लोगों के स्तर पे हो रही हैं, ये हमें लगता है कि जानने या सोचने का विषय है। अच्छा हेमंत भाई, मैं समझना चाहता हूँ कि फायदे तो सब लोगों ने गिनवा दिए, इससे
नुकसान क्या है? क्या हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता को ऐसे फ्रेगमेंटेशन से नुकसान हो सकता है कभी? ऐसे नुकसान एक गवर्नमेंट के स्तर पे कह सकते हैं कि अलग-अलग स्टेट बनने पे बहुत सारे वो एक पॉलिसी बनाने में कहते हैं कि कंप्रोमाइज़ नहीं हो पाता, तालमेल एक जो और हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता इससे कमज़ोर होती है क्योंकि क्षेत्रीय वो ज़्यादा हावी होते हैं मुद्दे इस पर। तो ये सब और बहुत सारी खामियाँ हैं। जैसे ओके। जैसे आपका एक दो मैं चीजें हैं, एक सेकंड एक दो चीजें जो सवाल आपने उनसे पूछे कि इसके कॉन्स क्या हैं। तो जैसे अभी बिहार सरकार इन पॉलिसी पे काम कर रही है कि बिहार का जो एक क्षेत्र है वो पूरा सुखाड़ है वहाँ, और एक क्षेत्र जो है वहाँ पे बाढ़ है बहुत ज्यादा। तो अब एक कोशिश ये कर रहे हैं, मतलब इस चीज को लेके पॉलिसी, मतलब बैक एंड में सब कुछ बन रहा है कि क्या उधर का पानी हम सुखाड़ वाले जो क्षेत्र है वहां तक पहुंचा सकते हैं। अब आप सोचिए कि अलग स्टेट बन गया, अब इनके पास पूरा पानी है, उनके पास पूरा सूखा है। अब बिहार सरकार मिथिला सरकार से कैसे डिमांड करेगी, मतलब क्या उससे कहेगी कि पानी खरीद। जैसे हरियाणा पंजाब से करती है। तो हरियाणा पंजाब का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है ना, SYL को वही लेके वही है, वही भाखड़ा डैम को गाइस लेके गाइस है गाइस कि गाइस वही 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 नहीं, वी नहीं। आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड आप दोनों की बातें सुन के हमें यही आया समझ में कि एक राज्य को बांट के दो राज्य बनाए जाएंगे, नए स्टेट्स बनेंगे तो उनके बीच समस्याएं भी होंगी, जैसे हरियाणा और पंजाब के बीच है पानी को लेके, और भी साउथ की स्टेट्स में पानी को लेकर है, कावेरी। रिसोर्सेस को लेकर है, कावेरी नर्मदा सब पे विवाद है। तो बाउंड्रीज नहीं बनने से नए विवाद भी पनपते हैं और नए चैलेंजेस भी आते हैं। लेकिन हाँ, मैं अपना एक पॉइंट ऐड करना यस चाहूंगी। मुझे इस डिबेट में सबसे ज्यादा खुशी इस बात की मिली कि मगध वाले भी चाह रहे हैं कि मिथिला राज बन जाए, और मिथिला राज अगर बने चाहे ना बने वो बात की बात है, लेकिन जो मिथिला मैथिली के लिए आवाज उठा रहे हैं वो अपनी आवाज को कंटिन्यू रखें क्योंकि मगध वाले सपोर्ट में है। तो मिथिला वाले एक बार ये बता दें कि बने कि ना बने, ये लास्ट में पूछ लीजिए। हम चाहते हैं कि बने, अगर उनको लगता है उनकी मांग जायज है उसको कंसिडर किया जाए, और बने अगर लगता है कि मिथिला में बात आ गई है, आप बोल दो नो कमेंट, हम करके दिखाएंगे। आपको क्यों लगता है कि इनके जवाब के बाद कल सुबह घोषणा हो जाएगी कि हाँ मिथिला बना? अरे ऐसा लेकिन पूछ इससे रहे हैं पता यार। चलेगा कि मुहिम में कितना आगे ये लोग। नहीं, उनका और उनकी अभी राय हो जैसे सकती आपने है। हमारे साथी रब्बानी जी से पूछा कि नया स्टेट बनने का प्रोसेस क्या है, कितने दिन में हो जाता है। तो नया स्टेट बनाने की जो अथॉरिटी है वो स्टेट के पास नहीं है, राज्य के पास नहीं है, ये सेंटर के पास है। और सेंटर इसको पार्लियामेंट में सामान्य बहुमत से कभी भी बना सकता है और किसी भी स्टेट को ख़त्म कर सकता है। और और भारत के किसी भी क्षेत्र को दूसरे देश को मतलब वो भी कर सकता है। और इसका जो है संविधान के भाग 1 से लेके आर्टिकल 1 से 5 तक में प्रावधान है, जिसमें आर्टिकल 2 में विशेष और संविधान संशोधन 100वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत ने कुछ पार्ट जो है बांग्लादेश को दिया भी है। तो स्टेट के पास ये निवेदन कर सकते हैं, ये अपने यहाँ से State विधानसभा निवेदन से कर पास सकते कर हैं, सकते हैं, लेकिन अथॉरिटी इनकी नहीं है। Obviously. अथॉरिटी सारी सेंटर के पास है। ऑब्वियसली यस यस। तो आपका इस विषय पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और ख़ास तौर से मैथिली भाषी लोग, ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे थे इरशाद, अभिषेक एंड निवेदिता। गौरव भाई का क्या कहना है, चलिए जानते हैं। गौरव भाई, इसको मैं बंद कर देता हूँ। आपने पूरी कॉन्वर्सेशन हमारी सुनी, आपको क्या कुछ लॉजिकल या ढंग का लगा? मतलब किस मुद्दे पे? मैथिली राज्य के बारे में एंड स्टेटहुड की जो डिमांड्स होती हैं अलग अलग जगहों से। नहीं, जो भी मतलब अगर कोई किसी स्टेट्स की डिमांड होती है तो अभी तक जैसे अगर हम पीछे देखते हैं तो सबसे बड़ा जो मसला होता है वो होता है आइडेंटिटी का, कि जब भी अगर किसी को ये लगता है कि उसकी आइडेंटिटी को दबाया जा रहा है, उसके लैंग्वेज को दबाया जा रहा है, कोई दूसरी लैंग्वेज उस पर जो है हावी हो रही है, या कोई भी कम्युनिटी है या कल्चर है जो उनके कल्चर को ख़त्म कर रही है, हावी हो रही है, तो ये मुद्दा आता है। जैसे हम देखते हैं कि तमिलनाडु में जो हुआ पहले लैंग्वेज को लेकर, या फिर जो आंध्र और तेलंगाना में, या फिर जब अभी बहुत सारे लोग महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे थे कि महाराष्ट्र और गुजरात में जो है ये था। महाराष्ट्र गुजरात में जैसे हम देखेंगे तो बॉम्बे स्टेट को लेकर था, बॉम्बे स्टेट था और उसमें हाँ प्रोविंस था, और उसमें जो है महाराष्ट्र गुजरात दोनों आते। लेकिन वहाँ पर जो असली लड़ाई थी वो ये थी कि महाराष्ट्र एक राष्ट्र
एक प्रदेश बने जिसमें जो मराठी बोलने वाले लोग हों, उनको अवसर मिले। तो ये उनकी आइडेंटिटी की लड़ाई वो थी। भी भाषा के आधार पे। भाषा के आधार पर थी, अवसरों की लड़ाई थी क्योंकि हम सब जानते हैं बॉम्बे एक बहुत ऐसा शहर था जो बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट देता था, रोजगार देता था, अवसर देता था। वहाँ पर बहुत इंडस्ट्री थी, वहाँ पर बहुत तरह-तरह के अवसर थे। लेकिन वहाँ पर हावी कौन हो रहा था? बाहर से आने वाले लोग। जो होटल इंडस्ट्री थी उसमें तमिल या साउथ से आने वाले लोग थे। जो बिज़नेस था उसमें गुजरात के लोग हावी थे। जो मेहनत वाला काम था उसमें यूपी के और बिहार के लोग जो नॉर्थ इंडियंस थे वो हावी थे। उसमें जो मराठी थे वो कहीं अपने आप को नहीं पा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने एक अपने स्टेट की माँग शुरू की। ये हम देखते हैं चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो झारखंड हो, सब हाँ, मतलब जिनकी भी डिमांड्स होती है तो वो इसलिए होती है कि वो चाहते हैं कि उनको अवसर मिले, उनकी आइडेंटिटी जो है अब जैसे कि बहुत सारे लोग अभी कह रहे थे कि उत्तराखंड बहुत डेवलप नहीं हो गया या झारखंड बहुत डेवलप नहीं हो गया। लेकिन जब झारखंड बना या उत्तराखंड बना तो कम से कम वहाँ के लोकल इश्यूज को एड्रेस किया जाने लगा है। अब आपको अगर कोई मैटर हो गया है आपका तो आपको हाई कोर्ट में पटना नहीं आना पड़ेगा, दूसरी जगह ना आपको रांची में ही मिल जाएगा। रांची में आपको अ, जो है हॉस्पिटल अच्छे मिल जाएँगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज अच्छे मिल जाएँगे। वहाँ पर जो जिस काम के लिए आपको पटना आना पड़ता था वो आपको सब वहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा जो रांची में एडमिनिस्ट्रेशन बैठेगा, जो वहाँ की सरकार बैठेगी, वो आपको लोकल इश्यूज़ को आइडेंटिफ़ाई करेगी, उनको सॉल्व करेगी कि जैसे अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जो उत्तराखंड की सरकार होगी वो ये देखेगी कि जो पहाड़ी उनके कल्चर है या जो उनकी भाषा है या उनके जो स्टूडेंट हैं, उनको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। तो ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो भी अगर इस तरह की माँग हो रही है स्टेट को लेकर कि भाई उनको उनकी आइडेंटिटी पर जो है सवालिया निशान खड़ा हो रहा है और वो उन पर कोई दूसरा हावी हो रहा है। तो अगर वो माँग करते हैं कि उनके संरक्षण के लिए ये ज़रूरी है, अगर सरकार को ऐसा लगता है तो बिल्कुल मतलब करना चाहिए इसमें। लेकिन मिथिला को बनाना चाहिए ना नहीं बनाना चाहिए इसके बारे में मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से बिहार स्टेट हम देखते हैं या अभी हम उत्तर प्रदेश की बात बहुत सारे लोग कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके से मांग हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे 4 राज्य, बुंदेलखंड एक अलग हो जाता है, इधर तराई एक पूरा अलग हो जाता है, अवध अलग हो जाता है, पूर्वांचल आप बिल्कुल अलग कर चाहे आप अगर वेस्ट से शुरू करेंगे, आप सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली से शुरू करेंगे तो वो हरियाणा के जो लोकेलिटी है उसके ज़्यादा करीब है बजाय उत्तर प्रदेश के जो इधर पूर्व के इलाके हैं उनसे। तो अगर वो मांग करें उस तरीके से तो ये वही मामला आता है वहाँ पर कि क्या उनकी आइडेंटिटी को दबाया जा, क्या उनको वो उस तरह की स्टेज में जा रहे हैं, उनको लगता हो कि भाई अब हमको जो है सरप्रेस किया जा रहा है। तो फिर वहाँ पर इस बारे में विचार किया जा सकता है कि भाई एक अलग राज्य बनाकर, एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन देकर, एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर देकर इनको संरक्षित किया जाना ज़रूरी है। ओके, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और आपने एक बात तो काफ़ी सही कही कि आम जनमानस के जीवन पे इसका प्रभाव पड़ता है ज़रूर कि बिल्कुल पड़ता जैसे है। 700 किलोमीटर उनको राजधानी नहीं अब जाना अभी भी पड़ता है। देखोगे अगर तुम इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, ठीक है? अब अगर नोएडा में कोई केस हो गया किसी का तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? इलाहाबाद, इलाहाबाद जाना पड़ेगा। लखनऊ में बन रहा है ना शायद? लखनऊ का जुरिस्डिक्शन जो है वो इधर नहीं आता है। वो लखनऊ के आस-पास के 4-5 जिले हैं वहाँ पे आता है। तो इसीलिए लंबे समय से वहाँ पर माँग हो रही है आगरा में या जो है मेरठ में बनाने की हाई कोर्ट। सोचिए उत्तराखंड से लोगों को आना पड़ता था नहीं तब यहाँ पे लखनऊ। नैनीताल में भी अच्छा, एक बेंच नैनीताल था, हाई कोर्ट है। लेकिन फिर भी बहुत सारे कामों के लिए आपको लखनऊ आना ही पड़ता होगा, ठीक है? और लखनऊ में सरकार बैठती थी तो उसको क्या पता गढ़वाल में क्या हो रहा है, नैनीताल में क्या हो रहा है या अल्मोड़ा में क्या हो रहा है, ठीक है? अल्मोड़ा के लोगों की ज़रूरत अगर जब अलग सरकार बन गई तो ज़ाहिर-सी बात है तब उनके पास काम क्या है? उनके पास वही काम है ना कि उन्होंने लोकल इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे और उनके पास वही पावर होगा जो लखनऊ में बैठने वाली सरकार के पास पावर होता था। ठीक है गौरव भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अपने इनपुट समय देने के लिए। तो आप देख रहे थे चौबारा, शुक्रिया।